गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ सीए इंटर इनकम टैक्स। आप मेरे पास पढ़ रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर और थोड़ा सा हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करते हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। एक तो ये 42 नंबर पेज पे आपके पास एक समरी बनी हुई है जहाँ पे सबसे पहले मैंने ये दिखाया कि 3 कैटेगरीज हैं इनकम की। हम इन कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी, ठीक है। एक तो इन 3 में से 2 इनकम्स ऐसी हैं जो प्योरली इंडियन इनकम्स मानता है लॉ। एक तो एक्रूराइज इंडिया में करी, एक रिसीव इंडिया में होगी। ये तीनों स्टेटस के लिए टैक्सेबल है। आप कोई भी स्टेटस है आपका, तीनों के लिए टैक्सेबल है। बस जो ये फॉरेन इनकम होती थी, जो एक्रूराइज भी बाहर कर रही है, मिली भी बाहर है, वो आरओआर के लिए हमेशा टैक्सेबल होती है, एनआर के लिए कभी भी टैक्सेबल नहीं होती। एनओआर 2 केस में फंसता है इस इनकम में, एक तो बीसीआई और एक पीएसआई। इसकी चर्चा हम फिर से करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। 6(1) हमने सबसे पहले किया था, 182 डेज और मोर, 60 डेज और मोर एंड 365 डेज एंड मोर इन 4 ईयर्स। आई होप आपको याद होगा। 6(1) हमने पढ़ा था कल परसों के लेक्चर में, जहां हमने कहा था 3 कंडीशंस पूरी कर ली तो दिनों को नहीं देखेंगे हम, आप सीधा डीम्ड रेजिडेंट बन जाओगे। लेकिन अगर आप 6(1) की प्रोविजन की वजह से डीम्ड रेजिडेंट बने तो हमारा सेक्शन नंबर 66D बोलता था, 66D, जो सी और डी पॉइंट नए आए थे इसके अंदर, डी पॉइंट बोलता था हम आपको हमेशा एनओआर मानेंगे, कभी भी आरओआर नहीं मानेंगे। यानी कभी भी आपकी एडिशनल कंडीशंस चेक नहीं करी जाएंगी, ठीक है। ये आप मेरे पास पढ़ चुके हो। और 6(6) के अंदर हम लोग ए और बी भी इसके पढ़ चुके हैं, जो जिन्हें हम एडिशनल कंडीशंस बोलते थे। एक तो 729 डेज और लेस, या फिर 10 में से 9 ईयर्स नॉन रेजिडेंट, जिसे हमने उल्टा तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहां तक की बातें सर हमें सारी क्लियर हैं। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6(1). नीचे लिखे लोग स्पेशल कैटेगरी में कवर हो जाते हैं, जिनमें से हमने 1.5 कैटेगरी कवर की थी कल, क्योंकि अभी जो दूसरी कैटेगरी थी, दूसरा जो पॉइंट था, उसकी अभी अमेंडमेंट बची हुई है, जो फाइनेंस एक्ट 2020 में आई थी। लेकिन 2 पॉइंट इसमें हमने क्या क्या कवर कर लिए थे, 1.5 पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ। एक तो इंडियन सिटीजन अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है बिजनेस करने, प्रोफेशन करने, एम्प्लॉयमेंट करने, ठीक है, एक तो उसको हम लोग स्पेशल कैटेगरी में कवर करते थे। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में कवर होते हो तो हम आपकी सिर्फ बेसिक कंडीशन नंबर 1 चेक करेंगे। अगर आप बेसिक कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई कर भी लोगे तो भी हम आपको इंडिया का रेजिडेंट नहीं बनाएंगे। यानी आप सिर्फ बेसिक कंडीशन 1 आपकी चेक होगी, 2 हम आपकी चेक ही नहीं करेंगे। दूसरा, आप अगर इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, जो इंडिया के बाहर वेल सेटल्ड है, और आप इंडिया विजिट करने आ रहे हो, पर्पस ऑफ विजिट मैंने कहा था रेलिवेंट नहीं है, आप किसी भी पर्पस से इंडिया आ रहे हो, ठीक है, जब तक आप 182 डेज नहीं रहोगे प्रीवियस ईयर में, हम आपको इंडिया का रेजिडेंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब इसी पॉइंट को लेकर एक एक्सेप्शन आई थी फाइनेंस एक्ट 2020 में, यानी बजट 2020 में एक अमेंडमेंट आई थी, इसको लेके हम इसको भी कवर करते हैं। यहाँ पे समरी फॉर्म में लिखा हुआ है, हम अंदर जब प्रोविजंस पढ़ेंगे वहां पे थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूंगा इसी पॉइंट को। आइए पहले यहाँ से समरी से ही पढ़ा देता हूँ, थोड़ा आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आखिर है क्या इसमें। सुनना, सेकंड पॉइंट की एक्सेप्शन है, इफ सच पर्सन्स, ये सच किसे बोल रहा है, जो सच बोलता है? अरे नहीं सर, कितना पीछे आपका ये सच बोल रहा है या तो इंडियन सिटीजन को, या फिर ये सच बोल रहा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को, क्योंकि सेकंड पॉइंट से रिलेटेड एक्सेप्शन है ना। तो सेकंड पॉइंट में हमने 2 बंदे पढ़े थे, या तो आप इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, बाहर सेटल्ड हो पर इंडिया विजिट करने आ रहे हो, ठीक है, घूमने आ रहे हो, फिरने आ रहे हो, किसी से मिलने आ रहे हो, कुछ भी करने आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे पर्सन की टोटल इनकम में इन्होंने लिख दिया अदर देन फॉरेन इनकम, भाई अदर देन फॉरेन इनकम वाली लाइन वही सेम कल भी जो 6(1) में भी हमने पढ़ी थी, 6(1) में, ठीक है। अच्छा, इस फॉरेन इनकम में ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन फिर वही है, फॉरेन इनकम में फिर से वही एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट लिख लेना, एक्सेप्ट बीसीआई एंड पीएसआई। वैसे तो मैंने कहा था बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अगर आप ये वाली इनकम्स बाहर कमाते हो तो ये फॉरेन इनकम होती है आपकी, लेकिन यहां भी इन्होंने वैसा ही लिखा कि बीसीआई या पीएसआई वाली इनकम को हम यहां फॉरेन इनकम नहीं मानेंगे, यानी आपकी हम टोटल इनकम चेक करा करेंगे अदर देन फॉरेन इनकम, पर फॉरेन इनकम में हम बीसीआई पीएसआई नहीं लेंगे, यानी बीसीआई और पीएसआई वाली इनकम को भी हम इंडियन इनकम मान लेंगे, उसको भी हम इंडियन इनकम मान लेंगे इस पर्पस के लिए जहां पे मैं अमेंडमेंट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर आपकी ये इनकम 15 लाख से क्रॉस कर जाती है, सर ये तो वही पॉइंट है, बिल्कुल वैसा ही है, पर थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। कहता अगर आपकी 15 लाख से इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बढ़ जाती है
तो हम आपको भी रेजिडेंट बना लेंगे, हम आपको भी रेजिडेंट बना लेंगे अगर आप इंडिया में 120 डेज और मोर रह गए। ऐसे करते हैं इसको, 120 डेज और मोर कर लेते हैं, क्योंकि और मोर भी साथ में लिखना चाहिए। 120 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 years। सर ये तो बेसिक कंडीशन नंबर 2 है। हाँ बेटा, बस बेसिक कंडीशन नंबर 2 में थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर दिया। बेसिक कंडीशन 2 बोलती थी 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 years। इन्होंने 60 को रिप्लेस कर दिया 120 से, इन्होंने 60 को रिप्लेस कर दिया 120 से। सर हमें ना एक बात नहीं समझ में आ रही। मैंने कहा बेटा पूछो, क्या नहीं समझ में आ रहा? सर ये लोग तो 6-1A में कवर हो जाते हैं ना, 6-1A में तो कोई डेज का चक्कर भी नहीं था। बेटा आप ध्यान से सोचिए, 6-1A की जो कंडीशंस हैं वहां पे इंडियन सिटीजन भी लिखा हुआ है। सर वो तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इंडियन सिटीजन की तो बात कर रहा है अभी, ये तो बल्कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को भी कवर कर रहा है। मैंने कहा सही कह रहे हो, पहली कंडीशन तो कॉमन है। सर दूसरी कंडीशन वहां थी कि उसकी जो टोटल इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्सेज इनकम वो 15 लाख से क्रॉस कर रही है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर वो तो यहां भी लिखा हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, वो भी यहां लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको याद हो वहां एक कंडीशन और थी कि आप किसी भी और कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं हो। लेकिन यहां पे ऐसी कंडीशन नहीं है। यहां ऐसा नहीं लिखा कि ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी ड्यू टू हिज डोमिसाइल और एनी अदर रीजन, ऐसा कुछ नहीं लिखा यहाँ पे। सर बात तो सही है। मतलब वो जो तीसरी कंडीशन थी 6-1A में, 6-1A अपने सामने ओपन कर लो, पेज 42 नंबर पेज पे। अगर आप देखो 6-1A की कंडीशंस को अगर मैं कंपेयर करवाऊं इस अमेंडमेंट के साथ, ए पॉइंट आप कह सकते हो कॉमन है क्योंकि दोनों ने सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करी हुई है। बी पॉइंट भी आप कह सकते हो कॉमन है। सर यहां भी 15 लाख से क्रॉस कर रही होनी चाहिए टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज इनकम एक्सेप्ट बीसीआई एंड पीएसआई। हमारे यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, जो आप अमेंडमेंट यहाँ पे पढ़ा रहे हो बिल्कुल सेम लिखा हुआ है यहाँ पे भी। और तीसरी जो चीज यहाँ पे लिखी है कि वो लायबल टू टैक्स नहीं है, ये कंडीशन ऐसी है जिसकी बात 6-1A ने तो लिखी है, लेकिन हम जो अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर, एक्सप्लेनेशन टू 6-1 के अंदर जो हम अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं वहां ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब आप ये समझ लो बजट 2020 में निर्मला सीतारमन जी, क्योंकि वो बजट भी उन्होंने पेश किया था, ये हाथ धो के किसके पीछे पड़ गए हैं? ऐसे लोगों के पीछे पड़ गए हैं जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया कर रहे थे पर करते बाहर थे, प्रोफेशन इंडिया में सेटअप करते करते बाहर थे। और पता है इंडिया को क्या बोलते थे? हम तो इंडिया के रेजिडेंट बन नहीं रहे, ये हमारी फॉरेन इनकम है, हम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया पे टैक्स नहीं भरेंगे इंडिया में। तो इन्होंने लॉ मेकर्स ने क्या करा, पहले दो अलग अलग जगह पे वार करा, दो अलग अलग जगह पे वार करा। एक वार इन्होंने करा, बच्चा पूछ रहा है सर पीई ओनली 0.2 के लिए वैलिड है। पीई क्या है सर? कौन सा पीई? प्राइस अर्निंग रेशो कह रहे हो क्या? पूरा लिखा करो भाई। एक सेकेंड, अभी मेरे को बात पूरी करने दो यार, कंफ्यूज ना करा करो। मेरे पूरा होने के बाद आप अपने डाउट पूछिएगा प्लीज। सुनिए एक मिनट सुनिए। पहला वार इन्होंने क्या करा, आप ये 3 शर्तें पूरी कर लो, हम आपको सीधा रेजिडेंट बना देंगे। 6-1A की आप ये 3 शर्तें पूरी कर लो, हम आपको रेजिडेंट बना देंगे। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था लॉ का इंटेंट आपको रेजिडेंट बनाकर आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल करना नहीं है, इसलिए साथ ही साथ इन्होंने 6X में भी अमेंडमेंट करी थी और एक डी पॉइंट इसमें ऐड करा था, डी पॉइंट, जिसमें इन्होंने लिख दिया था कि अगर आप 6-1A की वजह से, अगर आप 6-1A की वजह से आप रेजिडेंट बन रहे हो, आप रेजिडेंट बन रहे हो तो हम आपको हमेशा एनओआर बनाएंगे, हम आपको हमेशा एनओआर बनाएंगे। दूसरा बार इन्होंने कहाँ करा कि अगर मान लो आप इंडियन सिटीजन हो, आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और आप इंडिया से कमाइयाँ अच्छी खासी कर रहे हो, उसमें बीसीआई पीएसआई इनकम भी ले लेना आप, ठीक है। अगर ये सारा कुछ करके आप चाहे कहीं और टैक्सेबल भी हो, चाहे किसी और कंट्री में टैक्सेबल भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप ये वाली कंडीशन पूरी कर लेते हो, यानी कि दूसरी कंडीशन पूरी कर लेते हो, बेसिक कंडीशन 2 विद अ ट्विस्ट, एक छोटा सा ट्विस्ट डाल दिया इसमें, 60 को रिप्लेस कर दिया 120 से, 60 को रिप्लेस कर दिया 120 से। जब ये 120 वाली अमेंडमेंट आई थी ना बजट 2020 में, तब ना कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन हो गई थी कि ना एक्ट ने सेकंड बेसिक कंडीशन अमेंड करके सबके लिए 120 डेज कर दिया। ऐसा नहीं है बेटा,
60 डेज वाली कंडीशन अभी भी आप सबके लिए चेक करते रहोगे, लेकिन अगर एक एक्सेप्शनल केस में आप फॉल कर गए, इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन रीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख एक्सीडिंग, इसमें BCI PSI इनकम भी आ जाएगी टोटल इनकम में। और अगर वो इंडिया में 120 डेज और मोर रह गया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 पॉइंट, एंड 365 डेज और मोर रह गया इन 4 ईयर्स, लास्ट 4 ईयर्स, हम उसे इंडिया का रेजिडेंट बना लेंगे, हम उसे इंडिया का रेजिडेंट बना लेंगे। और सर अगर ऐसे आदमी ने 182 डेज अगर वो इंडिया में रह गया, एक्चुअल में ना जो एक्ट में जाके पढ़ोगे इन्होंने ऐसे लिखा है 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट लेस देन 182 डेज। अब उनका पर्पस ये लिखने का ये है, लेस देन 182, मैं अंदर पढ़ाऊंगा आपको, वो ये लिखने का पर्पस है कि अगर वो 182 डेज रह ही गया फिर तो बेसिक कंडीशन 1 ही पूरी कर लेगा, फिर उसे इस अमेंडमेंट में कवर करने की जरूरत नहीं है। यानी इस अमेंडमेंट में सिर्फ वो लोग कवर होंगे जो ये इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडिया से कमाइयां अच्छी कर रहे हैं और इंडिया में 120 डेज और मोर रहते हैं, लेकिन 182 डेज नहीं रहते। तो एक बात बताओ, अगर ये कल्ला लिख दे 122 डेज और मोर, मैं काम करता हूं इसको पूरा लिखवाता हूं, 120 डेज और मोर तो लिखा हुआ है बट लेस देन 182 डेज, लेस देन 182 डेज। ये लिखने का पर्पस मैं आपको बता रहा हूं क्या है लॉ का, कि जो लोग 182 डेज ही रह गए इंडिया में उनको यहां कवर करने की जरूरत नहीं है इस अमेंडमेंट में। उसका रीजन है, एक लॉजिक है उसका, लॉ मेकर डरता है कि कहीं 182 डेज वालों को भी अगर इन्होंने यहां कवर कर लिया इस अमेंडमेंट में, तो इन्होंने ना लॉ में एक अमेंडमेंट और करी है, लॉ में एक अमेंडमेंट और करी है। पॉइंट नंबर सी अगर आप देखोगे 6(1)(c) जो फाइनेंस एक्ट 2020 की एक और अमेंडमेंट है, यानी फाइनेंस एक्ट 2020 में अगर आप देखो तो 4 अलग अलग जगह पे आपको अमेंडमेंट नजर आ रही है। एक 6(1)(a) और 6(1)(a) के साथ इन्होंने अमेंड करा 6(6)(d), एक डी पॉइंट नया ऐड करा, साथ में इन्होंने एक्सप्लेनेशन अमेंड करी 6(1) की, और उसके साथ एक अमेंडमेंट करी इन्होंने 6(6)(c) में। और एक काम करो, 6(6)(c) की लैंग्वेज अपने आप पढ़ के देखो, 6(6)(c) की सारी लैंग्वेज अपने आप पढ़ के देखो, और इसमें मैं आपको क्रक्स बता देता हूं। ये बोलना वही चाहेंगे कि जो आदमी एक्सप्लेनेशन की अमेंडमेंट की वजह से रेजिडेंट बना रहे हैं, यही 120 डेज वाला जिसको अभी हमने रेजिडेंट बोला है कि अगर तू 120 डेज भी रह गया इंडिया में और पिछले 4 साल में 365 डेज रह गया, हम तेरे को इंडिया का रेजिडेंट बना लेंगे। तो 6(6)(c) बोलेगा अगर आप इस अमेंडमेंट की वजह से रेजिडेंट बन रहे हो, हम आपको हमेशा NOR बनाएंगे, कभी भी आपको ROR नहीं बनाएंगे, डोंट वरी। यानी अगर आप इस अमेंडमेंट के तहत आकर 120 डेज वाली अमेंडमेंट के तहत आकर अगर आप रेजिडेंट बन भी जाते हो, हम आपको NOR बनाएंगे, क्योंकि हमारा पर्पस आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल करना नहीं है, हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या टैक्सेबल करना है बताइए, BCI और PSI। अपने मन में एक बार 6(6)(c) पढ़ के देखो, और अगर आपको एक एक शब्द क्रिस्टल क्लियर हो रहा है 6(6)(c) का, तो फटाफट से थम्स अप करना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 6(6)(c) की लैंग्वेज एक बार पढ़ के देखिए और बताइए मेरे को क्या स्टेटस है 6(6)(c) का। If such individual is an Indian citizen or person of Indian region who being outside India come on a visit to India, वही वाला सेम एक्सप्लेनेशन वाली अमेंडमेंट है सारी, जो एक्सप्लेनेशन की लैंग्वेज थी बिल्कुल वही लैंग्वेज जाके इन्होंने 6(6)(c) में भी लिखी है, सेम लैंग्वेज, ठीक है। और उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज वाली इनकम, लेकिन फॉरेन सोर्सेज की इनकम में क्या छोड़ दिया, BCI और PSI। अगर ये 15 लाख से क्रॉस कर जाती है और अगर वो इंडिया में रहता है 122 डेज और मोर, लेकिन लेस देन 182 डेज रहता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हम हमेशा इसको NOR बनाएंगे, हम हमेशा इसको क्या बनाएंगे, NOR बनाएंगे। कभी भी हम इसको ROR की कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करवाएंगे, कभी भी इसको ROR की कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करवाएंगे, hमेशा NOR बनेगा। तो एक चीज ना मैं आपको यहां लिखवा भी देता हूं, ठीक है, यहीं पे लिखवा देता हूं, जहां सेक्शन 6(1)(a) है ना, जहां सेक्शन 6(1)(a) है, इसके साथ लिख लो ऑल्सो रीड। वैसे तो यहां मैंने मेंशन करा है कि सेक्शन 6(6)(d) आपने साथ पढ़ना है, लेकिन यहीं पे लिखवा देता हूं
ऑल्सो रीड सेक्शन 66D अलॉन्ग। 66D को भी आप साथ में पढ़ के चलिए इस अमेंडमेंट के, आपको ज्यादा अच्छी क्लियर होएगी, क्लैरिटी आएगी। 66D 61A के साथ पढ़ना है आपने, ठीक है। और जहां ये अमेंडमेंट आपने अभी पढ़ी है, जहां ये अमेंडमेंट अभी आपने पढ़ी है फाइनेंस एक्ट 2020 वाली अमेंडमेंट, सॉरी ये भी मिट गया मुझसे, 122 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज, ठीक है। ये तो हो जाएगा आपका, लिख लिया होगा आपने। और इसके साथ मैं लिखवा देता हूं ऑल्सो रीड, क्या पढ़ेंगे इसके साथ, सेक्शन 66C, सेक्शन 66C आप इसके साथ पढ़ेंगे, आप सेक्शन 66C इसके साथ पढ़ेंगे, इस अमेंडमेंट के साथ आप पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 66C। बहुत ही बढ़िया, बहुत बच्चों के थम्स अप आ गए हैं, मजा आ गया जी। दूसरा पॉइंट अब मैं कह सकता हूं कि आपके स्पेशल कैटेगरी का पूरा हो गया। लेकिन एक काम करते हैं, अब हम मेन नोट्स जो हम पढ़ रहे थे वहां से भी मैं इसको एक बार रीड करवाता हूं। आइए मेरे साथ सीधा पेज नंबर 52, ठीक है। तो आइए अब इस अमेंडमेंट को आप पढ़ के देखिए। इसमें एक चीज मैं करवा देता हूं पहली, जो ये लिखा हुआ ना सच पर्सन, ये सच पर्सन किसके लिए लिखा हुआ है, ये सच पर्सन इन दोनों लोगों के लिए लिखा हुआ है। दो लोग कौन है, या तो एक सेकेंड, ब्रैकेट गलत लग गया, सॉरी। सच पर्सन लिखा हुआ है, ये 3 पॉइंट्स इकट्ठे पढ़ने पड़ेंगे सच पर्सन के लिए। सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन रीजन बीइंग आउटसाइड इंडिया, ऐसे लोगों के लिए अमेंडमेंट है, ऐसे लोगों के लिए अमेंडमेंट है। सब पे मत लगा देना ये पॉइंट प्लीज। इंडियन सिटीजन भी दिखना चाहिए क्वेश्चन में, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दिखना चाहिए, वेल सेटल्ड आउटसाइड इंडिया दिखना चाहिए। फिर अगली कंडीशन है कि उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज के साथ स्टार आ गया, स्टार हमने यहां डिफाइन कर दिया। स्टार में वही लिखा हुआ है कि बीसीआई और पीएसआई नहीं लेना आपने, ठीक है, वही लिखा हुआ है स्टार के अंदर। पढ़ के देख लो और देखो एक बार कि आपको सारी की सारी कंडीशन पूरी हो रही है, समझ में आ रही है। इन्होंने यहाँ पे 182 डेज वाली कंडीशन भी लिख दी है। वो लिखने का पर्पज सिर्फ इतना है कि 182 डेज वाली कंडीशन पूरी करके तो वो सिर्फ उसको रेजिडेंट बना रहा है, सिर्फ उसको रेजिडेंट बना रहा है, ठीक है। आरओआर नहीं बनाएंगे इसे कभी, सॉरी आरओआर बन सकता है अगर वो 182 डेज वाली कंडीशन पूरी कर देता है। जब आप वो एनओआर वाली कंडीशन पढ़ते हो ना, वहां पे लिखा हुआ है लेस देन 182 डेज। यहाँ पे अगर मैं लिख भी दूंगा 182 डेज और मोर रह गया वो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई, क्योंकि वो आदमी रेजिडेंट तो बन ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो, आप ना बाद में कंफ्यूज ना हो, आप ये चीज काट ही दो, बट लेस देन 182 लेस देन 182 वाली कंडीशन ना हमें वहां लिखनी है मेनली, जहां हम उसे आरओआर एनओआर बनाते हैं, ठीक है। अगर आप यहां नहीं भी लिखोगे, ये यहां मिटा देता हूं, मैं बताता हूं कहां पे, यहां आप चाहे काट दो इसको, ऐसे काटो कि पढ़ा ही ना जाए, ठीक है। क्योंकि ये लेस देन 182 डेज वाली कंडीशन इन्होंने ऊपर लिख दी यहाँ पे, ये यहाँ पे 182 डेज और मोर बट लेस देन 182, क्योंकि मेन यहां लिखना था, क्योंकि जो आदमी 182 डेज की वजह से रेजिडेंट बन रहा है उसका तो फिर हम आरओआर एनओआर चेक करेंगे, लेकिन जो आदमी सिर्फ इसलिए रेजिडेंट बन रहा है कि 120 डेज और मोर रह गया लेकिन 182 नहीं रहा, उसको हम हमेशा एनओआर की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है जी। एकम जी कह रहे हैं सर जो यार, एक तो ना आप टाइप ठीक से करा करो यार, जो वे स्पेशल कैटेगरी में आते हैं सारे आरओआर बनेंगे जनरली एक्सेप्ट द एक्सेप्शन। बेटा गलत स्टेटमेंट है आपकी ये। जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो हमेशा आरओआर बनेंगे, बन सकते हैं, यानी जो हम स्पेशल कैटेगरी में कवर करते हैं लोग, अगर वो रेजिडेंट बनते हैं, 182 डेज वाली कंडीशन पूरी करके, तो हम आगे उनका आरओआर एनओआर चेक करेंगे, आरओआर एनओआर। लेकिन स्पेशल कैटेगरी में जो मैंने आज आपको एक्सेप्शन पढ़ाई है, वो आदमी रेजिडेंट 182 डेज की वजह से नहीं बन रहा, वो आदमी रेजिडेंट बन रहा है 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से। अगर ऐसा आदमी रेजिडेंट बनता है 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से, उसका हम आरओआर एनओआर नहीं चेक करेंगे। इस तरह से प्रोविजन है। और एक बात प्लीज ध्यान रखना, कहीं पेपर में आप कुछ और ही कराओ, पता लगे क्वेश्चन हो सिंपल क्वेश्चन हो,
मतलब क्वेश्चन ने इंडियन सिटीजन ना दे रखा हो, ये टोटल इनकम वगैरह ना दे रखी हो 15 लाख से ऊपर वाली, और सिंपल एक क्वेश्चन आ रहा हो जिसके अंदर आपने दोनों बेसिक कंडीशन चेक करनी हो, बेसिक कंडीशन 1B 2B और 2 पूरी हो जाए, और उसके आगे आप लिखाओ क्योंकि यहाँ पे बेसिक कंडीशन 2 पूरी होगी हम इसकी एडिशनल कंडीशंस चेक ही नहीं करेंगे। बेटा वो मत भूल देना कि जिन लोगों को मैंने नॉर्मल कैटेगरी में रखा है, जिनको भी मैंने नॉर्मल कैटेगरी में पहले पढ़ाया है, वो चाहे बेसिक कंडीशन 1 पूरी करें, वो चाहे बेसिक कंडीशन 2 पूरी करें, उनका तो आगे ROR NOR चेक होना ही होना है। आपको वैसे मैं इजी बताऊं, सिर्फ इतना याद रखो, सिर्फ 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाते हैं लेकिन हम उनका आगे ROR NOR नहीं चेक करते, और वो 2 बंदे सिर्फ यही हैं, एक 66C वाला और एक 66D वाला। 66C वाली जो अमेंडमेंट है ये हम पढ़ते हैं इस एक्सेप्शन के साथ, जो एक्सेप्शन मैंने आज आपको पढ़ाई है, और जो 66D वाली अमेंडमेंट है ये हम पढ़ते हैं 61A के साथ। यानी सिर्फ ये 2 लोग ऐसे हैं, और इन दोनों में कॉमन कनेक्शन वही है BCI PSI वाला, इन दोनों में कॉमन कनेक्शन वही है BCI PSI वाला। ये 2 लोग ऐसे हैं जो रेजिडेंट होने के बावजूद भी हम इनका आगे ROR और NOR चेक नहीं करते, ये हमेशा NOR माने जाएंगे, क्योंकि मैंने लॉ का इंटेंट आपको समझा दिया है कि इनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल करने का इंटेंट नहीं था, इनकी सिर्फ और सिर्फ BCI और PSI वाली इनकम टैक्सेबल करने का लॉ का इंटेंट था। अगर आपको मेरी बात क्रिस्टल क्लियर हो रही है तो ठोको थम्स अप फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे हिसाब से तो क्रिस्टल क्लियर चीज होनी चाहिए आपको। 2 लोग ऐसे हैं बस जिनका हम आगे एडिशनल कंडीशंस चेक नहीं करते, एक 66C वाले और एक 66D वाले। ये दोनों किसके साथ पढ़ने हैं वो मैंने आपको बता ही दिया, 66C पढ़ना है 61A के साथ, और 66D पढ़ना है ये नीचे वाली अमेंडमेंट के साथ जो मैंने आज आपकी कवर करी है। बहुत ही सही, बहुत ही सही, थम्स अप आने हो गए हैं स्टार्ट, बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो आइए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। आई होप ये 52 नंबर पेज पे जो ये अमेंडमेंट हमने लिखी हुई है बॉक्स के अंदर, ये आपको अब समझ में आ जाएगी पढ़ के, और आप इसको पढ़ भी लेंगे अच्छे से, और आपने पढ़ भी लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इसी पे मैं आपको एक एग्जाम्पल भी करवाता हूँ, छोटा सा एक एग्जाम्पल भी रखा है मैंने। एग्जाम्पल ये है ऑन अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2020। ये जो एग्जाम्पल हम पढ़ने जा रहे हैं ये इसी अमेंडमेंट पे बेस्ड है जो भी हमने पढ़ी है। मिस्टर जॉन, हालांकि नाम से ये इंडिया के सिटीजन नहीं लग रहे हैं, पर कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा है ये इंडियन सिटीजन है, क्वेश्चन में दे दिया, और वेल सेटल्ड हैं लंदन में, यानी कि आउटसाइड इंडिया। इंडियन सिटीजन वेल सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, इंडियन सिटीजन बीइंग आउटसाइड इंडिया, एक ही बात है। एक तो इनकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है बेटा इंडिया में 14 लाख रुपए, 14 लाख रुपए की इनकम है, बहुत अच्छी बात। और इनका 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट है फ्रॉम अ बिजनेस कैरिड ऑन इन लंदन। भाई जॉन जी बिजनेस तो कर रहे हैं लंदन में, लेकिन इसे कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया से। देखो नॉर्मली तो इस इनकम को आप फॉरेन इनकम मानते हो, क्योंकि बिजनेस जब लंदन में चल रहा है तो ये फॉरेन इनकम है, कंट्रोल कहीं से भी हो रहा हो। लेकिन जो अमेंडमेंट करी इन्होंने उसमें इन्होंने ये बोला कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आप इंडिया के बाहर सेटल्ड हो, और आपकी टोटल इनकम इंडिया में जो है, यानी कि अदर देन फॉरेन सोर्सेज इनकम, पर फॉरेन सोर्सेज इनकम के पर्पस के लिए इन्होंने यहाँ पे वो छोड़ दिया BCI और PSI, यानी कि BCI की इनकम को भी ये इंडियन इनकम यहाँ पे मान के चलेंगे। तो 15 लाख क्रॉस कर गया, आप देख सकते हो, क्योंकि 14 लाख की इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम है और 2 लाख का प्रॉफिट है इनको बिजनेस से, यानी टोटल इनकम इनकी होगी 16 लाख इंडिया की। अभी रुको, इतना ही नहीं, इनकी GBP में भी इनकम है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यानी पाउंड में भी इनकम है 4 लाख। ये इनको लंदन में ही रिसीव हुई है, ये इनको लंदन में अर्न हुई है, लंदन में रिसीव हुई है। ये प्योर फॉरेन इनकम है, ये प्योर फॉरेन इनकम है, इसकी बात हम यहां पे नहीं करेंगे। अब इंडिया में ये व्यक्ति 130 डेज के लिए आ गया, और इनका पिछले 4 साल में इंडिया में जो स्टे का पीरियड था वो 400 दिन था।
अब देखो, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें ये नहीं लिख के दिया कि वो किसी और कंट्री में इनका लाइबल टू टैक्स नहीं है, तो मेरे माइंड में 6(1)(a) नहीं आएगा। अब मेरे माइंड में अमेंडमेंट आएगी दूसरी वाली, जो एक्सप्लेनेशन में जाके इन्होंने अमेंडमेंट करी है। चेक करो, इंडियन सिटीजन है, यस। वेल सेटल्ड आउटसाइड इंडिया है, यस। क्या इनकी टोटल इनकम 15 लाख से क्रॉस कर रही है, यस, अदर देन फॉरेन सोर्सेज इनकम। और क्या ये इंडिया में 120 डेज और मोर रह रहे हैं, यस। क्या पिछले 4 साल में 365 डेज और मोर रह रहे हैं, यस। इतना होने पे आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे एज पर अमेंडमेंट। जो फाइनेंस एक्ट 2020 ने अमेंडमेंट करी, आप इसमें क्या बन गए, रेजिडेंट। हालांकि जैसे ही आप यहां रेजिडेंट बनते हो, साथ में ही सेक्शन 66C क्या बोलेगा, आप एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, आप एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। और जैसे ही आप उसे एनओआर बनाते हो ना, इससे होगा क्या, इंडियन इनकम पे तो टैक्स देना ही था इसने। जो ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम थी 14 लाख की, अगर ये एनआर भी आता, नॉन रेजिडेंट भी आता, तो भी इसको इस पर टैक्स देना पड़ता इंडियन इनकम पे तो। लेकिन जब ये एनआर आता ना बेटा, जब इसका स्टेटस एनआर आता, ये बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाली इनकम पे टैक्स ना भरता, ये बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाली इनकम पे टैक्स ना भरता, इसे एनओआर बना के इस पर भी टैक्स ले लेंगे। पर जो 4 लाख की पाउंड में उसकी इनकम है, ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि वो एनओआर व्यक्ति है, और एनओआर के लिए फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती इंडिया में, सिर्फ बीसीआई और पीएसआई वाली इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया में। सर जैसे इन्होंने अमेंडमेंट करी, हमारे दिमाग में एक अमेंडमेंट और आ रही है, ये सीधा एक काम करते, ये बीसीआई और पीएसआई वाली इनकम को इंडियन इनकम ही बोल देते हर जगह के लिए। ऐसा नहीं बोल सकते थे। अगर ये ऐसा बोलते कि बीसीआई और पीएसआई की इनकम को इंडियन इनकम ही मान लो आप अब से, फिर एनआर लोग शोर मचाते सारे, जो बिल्कुल ही नॉन रेजिडेंट हैं, वो कहते हम बाहर के बंदे हैं, हम बाहर ही बिजनेस करते हैं, थोड़े दिन आके अगर हम इंडिया से कंट्रोल कर लेते हैं, हम इंडिया को टैक्स क्यों भरे उसके ऊपर। तो इनका वो वाली जो अमेंडमेंट थी कि अगर ये ऐसा सोचते कि बीसीआई और पीएसआई की इनकम को हमेशा ही इंडियन इनकम मान लो सबके लिए, ऐसा इन्होंने नहीं करा। तो बीसीआई और पीएसआई की इनकम को घुमा के इन्होंने टैक्सेबल करा है सिर्फ उन लोगों के लिए जो इंडिया के सिटीजन हैं, और जो कंडीशंस पूरी कर लेते हैं, जो या तो 6(1)(a) की वजह से आपको रेजिडेंट बनाती है, या जो आपको जो अमेंडमेंट मैंने आज आपको पढ़ाई है एक्सप्लेनेशन के अंदर 6(1) की, इसकी वजह से आपकी ये रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट आता है। ठीक है सर, अगर ये कह देते कि पर्सन की इनकम किसी भी कंट्री में भी टैक्सेबल नहीं है, तो ये 6(1) में आता। 6(1) में कहां से आ जाता बेटा, 6(1) तो 182 डेज और 360 डेज वाली कंडीशन है। पता नहीं आपकी किधर को सोच रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर ये पर्सन की किसी भी कंट्री में भी नहीं, फिर 6(1)(a) में आ सकता था। अगर किसी कंट्री में भी ये टैक्सेबल ना होता, फिर 6(1)(a) की कंडीशन चेक करनी पड़ती, 6(1)(a) में फिर ये कवर हो जाता। हालांकि आंसर फिर भी सेम ही रहता, क्योंकि जैसे ही वो 6(1)(a) में भी कवर होता है, आप उसे रेजिडेंट बनाते पहले, फिर आप उसको एनओआर बनाते एज पर 66D, एज पर 66D। तो मेरा ख्याल इतना काफी है इस अमेंडमेंट पे। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये अमेंडमेंट पढ़ाई। आई होप आपको चारों पॉइंट्स बजट 2020 के क्लियर हो गए होंगे। बजट 2020 के आपको चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। थर्ड बंदा जो स्पेशल कैटेगरी में कवर होगा, थर्ड बंदा जो स्पेशल कैटेगरी में कवर होगा, बच्चा कह रहा है सर 6(1)(a) लिखा है। बेटा बदतमीज बच्चा, 6(1)(a) ऐसे कैसे लिख दोगे आप? मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि 6(1)(a) अगर ऐसे लिखा है एक्ट में, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। सदियौरा जी, हाँ, उसके बाद लिख रहे हैं मैंने 6(1)(a) ही लिखा है सर, फिर ऐसे लिख रहे हैं 6(1)(a) ही लिखा है सर, हैं? ऐसे लिखने से क्या हो जाएगा, हैं? ठीक से लिखो, ठीक से पढ़ेंगे हम। बदतमीज। चलो वापस आते हैं। सुनिएगा, इंडियन सिटीजन लिविंग, मतलब इंडियन सिटीजन के तो ना हाथ धो के पीछे पड़ गए सर। अब ना गलत मत सोचो, हाथ धो के नहीं पीछे पड़े, बदतमीजों इंडियन सिटीजन को रिलैक्सेशन देते फिर रहे हैं सर। अबे हाँ, याद करो, स्पेशल कैटेगरी का मेन मकसद तो रिलैक्सेशन देना है, ये मत भूल जाना। ओ हाँ सच, हम तो सर अमेंडमेंट में इतना मशरूफ हो गए थे, हमें लगा कि हम लोग तो इंडियन सिटीजन को हाथ धो के हम उसके पीछे पड़े हैं। नहीं,
स्पेशल कैटेगरी में जो लोग आ रहे हैं हम उनको रिलैक्सेशन दे रहे हैं। हाँ 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 सर, याद आया, कल आपने हमसे पूछा भी था कि कौन सी कंडीशन इजीली सेटिस्फाई हो जाएगी, फर्स्ट के सेकंड, तो हम सबने सेकंड 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 लिखा था कमेंट बॉक्स में। फिर आपने कहा था बेटा सेकंड कंडीशन चेक नहीं करा करेंगे अब हम इन लोगों के लिए। हाँ 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 सही है सर, सही है, आप तो रिलैक्सेशन दे रहे हो, हम तो भूल गए थे। तो आओ वापस फिर सुनिएगा, क्या आप इंडियन सिटीजन हो? हमने कहा हाँ भाई हाँ। क्या आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो? हमने कहा हाँ भाई हाँ। सर वो तो फर्स्ट पॉइंट में कवर हो गया था। बेटा वहां तो बिजनेस प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट करने जा रहे थे आप, यहां पता आप कैसे जा रहे हो? यहां जा रहे हो आप इंडियन शिप के मेंबर ऑफ क्रू बन के, यानी किसी शिप के आप मेंबर ऑफ क्रू। क्रू मेंबर्स क्या होते हैं भाई? जब शिप जाता है पानी के अंदर तो अकेला शिप थोड़ी चला जाता है ऑटो पायलट मोड पे या ऑटो कैप्टन मोड पे, पायलट थोड़ी आएगा यहाँ पे, ऑटो कैप्टन मोड पे। भाई साथ में जो सेलर होता है या जो कैबिन क्रू के जो बंदे होते हैं, भाई इतने सारे लोग साथ में जाते हैं जब शिप जाती है ना। तो और आपने देखा होगा, सुना होगा आपने शायद कि जो लोग शिप वगैरह वाले इस तरह की जो जॉब्स करते हैं, इनके कई बार 3 महीने 4 महीने इनको पानी में ही रहना पड़ता है। 3 महीने 4 महीने ये अपना चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं। फिर इनको छुट्टियां भी अच्छी मिल जाती हैं कि 3 4 5 महीने आप पानी में रहो, फिर 2 3 महीने आप घर रहो। क्योंकि सोचो ना 3 4 महीने जब आपको पानी में रहना है तो प्रैक्टिकली इफ यू सी यू आर ऑन अ 24 आवर सर्विस, आप 24 आवर सर्विस दे रहे हैं, आप सर्व कर रहे हैं आप, है ना। तो इसमें एक रिलैक्सेशन क्या दे दी सुनिए, कि अगर आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर, आपको हम स्पेशल कैटेगरी में कवर कर लेंगे। इसका मतलब आपको हम इंडिया का रेजिडेंट तभी बनाएंगे अगर आप इंडिया में आधा साल यानी कि मोटा मोटा 182 डेज और मोर रहते हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जब तक आप 60 डेज एंड 365 डेज वाली कंडीशन पूरी भी कर रहे हो तब तक हम आपको इंडिया का रेजिडेंट नहीं बनाएंगे। अब इस पॉइंट में ना एक बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब कोई इंडियन शिप का मेंबर ऑफ क्रू बन के इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उसके हम लोग दिन कैसे काउंट करें, यानी कि जब उसकी शिप डिपार्ट हुई, मतलब कहने का मतलब इसमें ना शिप में सोचो एक प्रॉब्लम और थी, अगर आपको याद हो 12 नॉटिकल माइल्स तक तो इंडिया ही होता था। हाँ सर हमें ये भी याद है, 12 नॉटिकल माइल्स इन वाटर इज इंडिया। अब आप सोचो जैसे ही वो शिप में बैठ गया, ठीक है, अब शिप में बैठने के बाद हो सकता है 12 नॉटिकल माइल्स को कवर करने में कुछ टाइम लगे शिप को, ठीक है, तो क्या हम जब 12 नॉटिकल माइल से बाहर जाएगी जब शिप पानी में से, क्या उसके बाद हम बोलेंगे कि ये इंडिया से बाहर हो गया? हाँ, या जैसे ही वो शिप के अंदर बैठ गया वैसे ही हम उसको इंडिया से बाहर मान लेंगे? और फिर सर वापस भी जब वो आएगा तो जैसे ही वो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर एंटर कर गया, है ना, तो क्या हम उसको ये मान लें वो इंडिया में आ गया? तो इन्होंने इसको क्लियर करा, एक नोटिफिकेशन निकाली इन्होंने 2015 में, यानी काफी देर तो उस पर क्लैरिटी ही नहीं थी इस पॉइंट पे, तो लोग अपने अंदाजे से इनके दिन गिनते थे। लेकिन फिर नोटिफिकेशन निकाल के इन्होंने इसको क्लियर किया ईयर 2015 में, और इसे क्या क्लियर किया, कहते हैं हम बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो इंडिया का स्टे है वो कैसे, इसे ना ये बोलते हैं फॉरेन बाउंड शिप लिविंग इंडिया। फॉरेन बाउंड शिप लिविंग इंडिया का मतलब क्या है? जो शिप फॉरेन जा रही है और इंडिया छोड़ के जा रही है, फॉरेन शिप बाउंड, फॉरेन बाउंड शिप यानी फॉरेन जा रही है जो शिप इंडिया छोड़ के, ठीक है। तो सुनिएगा, इसमें इन्होंने रूल इंसर्ट करा, रूल नंबर 126, यानी नोटिफिकेशन के जरिए एक रूल लेकर आए। सुनिएगा कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं या आप मेंबर ऑफ क्रू ऑफ शिप हैं तो आपका जो पीरियड निकलेगा इंडिया का स्टे का, इस एलिजिबल वॉयज का, एलिजिबल वॉयज को उन्होंने नीचे डिफाइन करा। वॉयज का मीनिंग होता है जर्नी, वॉयज का मीनिंग होता है जर्नी। कहता है इस एलिजिबल वॉयज का हम आपका पीरियड कैसे निकालेंगे, सुनना, स्टे इन इंडिया में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। आई रिपीट, स्टे इन इंडिया में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? जैसे ही आपका पीरियड कमेंस हो गया, इनका ना एक सर्टिफिकेट बनता है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, इसे मैं शॉर्ट में बोलूंगा सीडीसी, हालांकि आगे कहीं यूज नहीं है इसका, इसी प्रोविजन के लिए यूज है सीडीसी। ये बेसिकली एक सर्टिफिकेट है जिसमें ना इनका सारा डिटेल रहता है कि ये जर्नी कहाँ जा रही, मतलब जर्नी कहाँ की है, शिप कहाँ जा रही है, कब ये डिपार्ट करेगी, कब ये वहाँ पे अराइव करेगी, सारी इसमें डिटेल है। ये उसको सीडीसी बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट में कहते हैं जो डेट दी होगी ज्वाइनिंग द शिप और जो डेट दी होगी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द शिप। सोचो जैसे ही आप शिप में ज्वाइन कर गए, शिप जा रही है इंडिया के बाहर, कहते जो डेट वहां पे होगी शिप ज्वाइन करने की,
हम उस पीरियड को इंडिया में नहीं मानेंगे। यानी जैसे ही आपने ज्वाइन कर ली शिप और जब आप वापस आओगे, यानी साइनिंग ऑफ मतलब साइन ऑफ, जैसे हम बोलते हैं ना साइन ऑफ, भी मैं जा रहा हूं, तो जैसे ही आप वहां से साइन ऑफ कर दोगे, यानी सपोज करो जैसे यहाँ पे डेट्स दे रखी हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ डेट्स दे रखी हैं। क्वेश्चन है आपका होमवर्क भी आज का, आरटीपी का क्वेश्चन है, रिवीजन टेस्ट पेपर का, आरटीपी नवंबर 2016। सिमिलर पेपर में भी आ चुका है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, ठीक है, 5 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन आपने लिख के करना है, लिख के ट्राई करना है। सुनिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि शिप ज्वाइन करने की डेट क्या है, शिप ज्वाइन करने की डेट क्या है, 6 जून, ठीक है। और आप देखो ये शिप जा कहाँ रही है, इंटरनेशनल ट्रैफिक में जा रही है, इंटरनेशनल ट्रैफिक यानी इंडिया से बाहर, और मुंबई से चल रही है, तो ये फॉरेन बाउंड शिप होगी, फॉरेन बाउंड शिप होगी, ठीक है। तो मुंबई से चल रही है, 6 जून को आपने ज्वाइन करा और साइन ऑफ कर रहे हो, आप इस शिप से साइन ऑफ कर रहे हो 9 दिसंबर को। इसका मतलब 6 जून से पहले भी आप इंडिया में थे, ठीक है, और 9 दिसंबर के बाद भी आप इंडिया में होगे, क्योंकि 9 दिसंबर में तो आपने साइन ऑफ कर दिया शिप से, यानी आप इंडिया आ गए। इसका मतलब नोटिफिकेशन ने ये क्लियर किया कि आपको ये 2 डेट्स का जो बीच का पीरियड है सारा, 6 जून से लेके 9 दिसंबर तक का जो पीरियड है, इसे आपने इंडिया का स्टे नहीं मानना इस बंदे के लिए, ठीक है। और इसमें भी एक चीज मैं क्लियर कर दूं, बच्चों को डाउट रहती है, सर जो 6 जून और जो 9 दिसंबर का पीरियड है, आई रिपीट, जो 6 जून और 9 दिसंबर की जो डेट है, 6 जून और 9 दिसंबर, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओ, एक बार इसको दोबारा पढ़ लो, एक बार इसको दोबारा पढ़ लो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसको दोबारा पढ़ लो और पढ़ के बताओ 6 जून की डेट और 9 दिसंबर की डेट, क्या मैं इंडिया में स्टे मानूं उसका या ना मानूं। अगर आप बोलते हो 6 जून और 9 दिसंबर ये 2 डेट्स हैं, इसे इंडिया में स्टे मानो, तो आप बोलो इन इंडिया मानो, यस बोल दो, यस कि इंडिया मानो, यस लिख देना कमेंट सेक्शन में। और अगर आप बोलते हो नहीं सर 6 जून और 9 दिसंबर भी इंडिया में काउंट ना करो, इन्हें बाहर मानो कि इंडिया से बाहर है बंदा, तो मेरे को लिख दो नो। देखते हैं आप कमेंट सेक्शन में क्या आंसर देते हो। प्रोविजन चाहे दोबारा पढ़ लो एक बार, यानी मैं ये पूछ रहा हूं डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ साइनिंग ऑफ, क्या इनको भी आउटसाइड इंडिया मानना है या इनको इंडिया में मानना है। लेट्स सी। पहला बच्चा कह रहा है नो सर, इंडिया में नहीं मानना, नो का मतलब है इंडिया में नहीं मानना। 2 आंसर आए हैं मेरे पास अभी कि इनको इंडिया में नहीं मानना, बाकी बच्चे देखते हैं क्या बोलते हैं। और आंसर भी मेरे पास नो 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 आने शुरू हो गए हैं, नो की लड़ी सी लगी है कि नहीं सर नहीं, हम इसे इंडिया में नहीं मानेंगे। और एक बच्चा हमारा प्रिय एकम, ये कह रहे हैं यस 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 इंडिया में मानो, ये बोल रहे हैं नहीं सर इंडिया में मानो। चेंज होगी भाई, लड़ी चेंज होगी। अब कई बच्चे कह रहे हैं नहीं सर इन्हें इंडिया में मानो इन दोनों डेट्स को। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो पहले आंसर आ रहे थे वो बिल्कुल ठीक आ रहे थे, ठीक है। और मैं आपको क्लियर कर दूं, इन्होंने साफ लिखा है पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम, बच्चा कह रहा है फ्रॉम लिखा तो ये छोड़ दो, नहीं बेटा, फ्रॉम का यहां पे मतलब है ज्वाइनिंग से लेकर डिपार्चर तक का सारा पीरियड आप इंडिया से छोड़ दो। बोथ डेट्स यस वाले आंसर गलत है बेटा, ध्यान से पढ़ लो। ज्वाइनिंग से लेके साइनिंग ऑफ तक का सारा पीरियड इंडिया का पार्ट नहीं है। ज्वाइनिंग द शिप और साइनिंग ऑफ द शिप, बोथ डेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टे इन इंडिया। आज तक तो हम पता क्या बोलते थे कि अगर हमें टाइमिंग वगैरह ना पता हो, अगर हमें टाइमिंग वगैरह ना पता हो तो अराइवल का डेट और डिपार्चर का डेट भी इंडिया में मान लेना, आज तक आप ये बोलते थे। लेकिन यहां की प्रोविजन में स्पेसिफिकली क्लियर किया हुआ है कि ज्वाइनिंग से लेके साइनिंग ऑफ तक का सारा पीरियड आप इंडिया से छोड़ देना, ज्वाइनिंग से लेके साइनिंग ऑफ तक का सारा पीरियड आप इंडिया से छोड़ देना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और एक इन्होंने एलिजिबल वॉयज का भी मीनिंग बताया है, जो एलिजिबल वॉयज वर्ड ऊपर लिखा हुआ था
वॉयज का मतलब होता है जर्नी, ठीक है। कहता है वो वॉयज है जो चाहे पैसेंजर कैरी कर रहे हो, चाहे आप फ्रेट मतलब गुड्स वगैरह कैरी कर रहे हो, और कहाँ कैरी कर रहे हो, इंटरनेशनल वाटर में, इंटरनेशनल वाटर में। और इंटरनेशनल ट्रैफिक में जब आप जा रहे हो तो चाहे आप इंडिया से चल के ओरिजिनेटेड फ्रॉम, चाहे आप इंडिया से चल के बाहर जा रहे हो या चाहे आप बाहर से चल के इंडिया आ रहे हो। क्योंकि एक बात सोचो, जब ये नीचे वाला जो हम एग्जांपल थे, सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप है, ये सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप मतलब इंडिया सिंगापुर शिप में जाती है, इंडिया सिंगापुर। तो बेटा जब ये इंडिया से सिंगापुर गई है तब तो ये हम बोल रहे हैं कि ये इंडिया से चली और सिंगापुर गई है। बेटा कल को ये सिंगापुर से इंडिया आएगी तब भी तो ये एलिजिबल वॉयज ही रहेगी ना। आप ये थोड़ी कह दोगे नहीं नहीं अब तो आप सिंगापुर से इंडिया वापस आ रहे हो, अब आप एलिजिबल वॉयज नहीं हो, ऐसा नहीं बोलना। आप पहले गए बाहर, फिर बाहर से आए वापस, तो आपकी एलिजिबल वॉयज है, ये आपकी एलिजिबल वॉयज है, ठीक है। आई होप आप ये प्रोविजन को समझ गए होंगे। यहां आके आपका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल खत्म होता है। सर क्या बात कर रहे हो, अभी HUF, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, फर्म, इन सब का स्टेटस पड़ा है? जी हाँ बेटा, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। सर क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे तो हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस ही करते रह जाएंगे। डोंट वरी, बाकी स्टेटस में इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको मेरी यहां तक की बातें सारी क्लियर हो गई हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 अगर आप घर से कर लेंगे तो फटाफट से कीजिएगा थम्स अप। आई होप ये ज्वाइनिंग और साइनिंग ऑफ वाली डेट का भी फंडा सबको क्लियर हो गया है कि ज्वाइनिंग से लेके साइनिंग ऑफ तक का सारा पीरियड मैं ना जान के यहाँ पे ये नहीं लिखवाता बोर्ड डेट्स आर इंक्लूसिव, ये इंक्लूसिव लिखवा दिया ना, बच्चा कई बार ये इंटरप्रेट कर लेगा कि अच्छा इनको इंडिया में इंक्लूड कर लो। यहां इंक्लूसिव है नॉट इंक्लूड करने के पर्पज के लिए, बोर्ड डेट्स आर इंक्लूसिव नॉट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग इन इंडिया। ओ माय गॉड, ये भी बड़ा ध्यान देना पड़ता है लिखवाते हुए, पता लगे मैं यहाँ लिखवा दूं बोर्ड डेट्स आर इंक्लूसिव, बच्चा बोले अच्छा दोनों डेट्स को ना इंडिया में इंक्लूड करना है, ना 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 ना, बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव फॉर द पर्पस ऑफ नॉट इंक्लूडिंग देम इन इंडिया। सर अलग ही बात है, लॉ में ना इतना ध्यान से लिखना पड़ता है। हाँ दीपशिका ने देखो लिखा बोर्ड डेट्स इंक्लूसिव है, मैंने इसीलिए लिखवाया नहीं, मेरे को पता है ये भी लिखवा सकता था मैं, लेकिन मुझे बात का भी सोचना पड़ता है कि बाद में बच्चा कहीं इसको गलत इंटरप्रेट ना कर ले। क्या सोच है रे तेरी ठीक है सर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई होप यहां तक का फंडामेंटल सारा आपका बहुत अच्छा डेवलप हो गया है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। सर एग्जाम्पल 1 लिखवा दो। अरे रुक जाओ यार, क्या एग्जाम्पल 1 लगा रखा है आपने। चलो आगे 6(2) पे आते हैं हम। भाई रेजिडेंशियल स्टेटस HUF का, वैसे तो NHUF लिखना चाहिए था यहाँ, पर कोई बात नहीं चलेगा। एक HUF को हम इंडिया में रेजिडेंट मान लेंगे, गौर कीजिए यहां पे शब्द बदले गए, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यानी यहां दिनों विनों का चक्कर नहीं देख रहे, कुछ और ही देख रहे हैं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या तो इंडिया में होली है या पार्टली है। मतलब अगर आपने कोई HUF क्रिएट करा और उसे आप कंट्रोल और मैनेज कर रहे हो इंडिया से, चाहे होली चाहे पार्टली। सर ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है वो भी समझाऊंगा, डोंट वरी, पर पहले ये समझ लो अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से है, चाहे होली चाहे पार्टली, मुबारक हो आप इंडिया के बन गए हैं रेजिडेंट। और अगर आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंप्लीटली आउट ऑफ इंडिया है तो ही इस HUF को क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट। मतलब सर HUF के लिए जो बेसिक कंडीशन है सर वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जी हाँ, जो आप लोग वहां पढ़ते थे ना इंडिविजुअल के लिए 182 डेज और मोर, 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर, फिर उसके अंदर भी 6(1)A में कुछ और लिखा हुआ है, फिर उसके अंदर भी स्पेशल कैटेगरी है जिसके अंदर हम लोग 60 डेज वाली कंडीशन चेक ही नहीं करते, इतना कुछ पढ़ते हो। यहाँ सिंपल है बेसिक कंडीशन। तो देखो अगर प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन इंडिया है तो आप रेजिडेंट हो, अगर होली आउट ऑफ इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट हो, और अगर पार्टली है तो रेजिडेंट हो। बेसिक कंडीशन तो खत्म होगी HUF की, लेकिन अभी मन में आता है सर ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसे कह रहे हो आप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसे कह रहे हो, तो उसका आंसर मैं आपको देता हूं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का यहां पे मतलब है सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट।
यानी आप इसे ये बोल सकते हो कि अगर HUF एक बिजनेस कर रहा है, मान लो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, तो उस बिजनेस का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उस जगह पे माना जाएगा जहां उसका दिमाग है। जैसे कई बार होता है ना कि बिजनेस चल तो कहीं रहा है लेकिन उसका जो दिमाग है वो कहीं और से, यानी उसको हैंडल कहीं और से किया जा रहा है। जिसे हमने ना इंडिविजुअल के लिए भी बोला था, बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। कंट्रोल कहां से हो रहा है, यानी दिमाग कहां से लग रहा है, पॉलिसीज कहां से बनाई जा रही हैं, स्ट्रैटेजीज कहां से बनाई जा रही हैं, माइंड कहां से अप्लाई हो रहा है, डिसीजंस कहां लिए जा रहे हैं। यानी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के लिए ये मैटर नहीं करता कि बिजनेस हो कहां रहा है। भाई बिजनेस हो सकता है आप एक्स प्लेस पे कर रहे हो, एम्प्लॉइज हो सकता है एक्स प्लेस पे आ रहे हो, काम सारा एक्स प्लेस पे हो रहा हो, मतलब जो रूटीन डे टू डे ऑपरेशंस जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम ऑपरेशंस बोलते हैं, ऑपरेशंस कहां हो रहे हैं ये मैटर नहीं करता। बात है उन ऑपरेशंस को कंट्रोल कहां से किया जा रहा है, पॉलिसीज कहां से बनाई जा रही हैं, डिसीजंस कहां से लिए जा रहे हैं, स्ट्रैटेजीज कहां से बनाई जा रही हैं, इसको देखना पड़ता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के लिए। यानी हमारे क्वेश्चन में ना लैंग्वेज में क्लियर किया जाएगा कि भाई पॉलिसीज कहां से बनाई जा रही हैं, स्ट्रैटेजीज कहां से बनाई जा रही हैं, दिमाग कहां से लगाया जा रहा है, वहां से कंट्रोल एंड मैनेजमेंट समझ में आएगी। कहता है ऐसा हो सकता है कि बिजनेस इंडिया के बाहर चल रहा हो लेकिन उसका मैनेजमेंट सारा इंडिया से हो रहा हो। और इसमें हमने क्लियर कर दिया जो ये वर्ड है प्लेस ऑफ कंट्रोल, इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस की रनिंग की जगह, क्योंकि कंट्रोल कहीं से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जहां पे बिजनेस हो रहा है कंट्रोल भी वहीं से करना है। कहता प्लेस ऑफ कंट्रोल रजिस्टर्ड ऑफिस से भी अलग हो सकता है, क्योंकि आपने कागजों में ऑफिस का एड्रेस क्या दिया है इससे मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी पॉलिसीज के डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं ये मैटर करता है। यानी कि इन्होंने क्लियर कर दिया प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट, या मे बी डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम the usual place of running the business, from the registered office, from the place where the transactions are being incurred। यानी you don't have to get confused कि अगर क्वेश्चन कहता है कि HUF का बिजनेस चल तो इंडिया में रहा है लेकिन कंट्रोल इंडिया के बाहर से हो रहा है या डिसीजन इंडिया के बाहर से लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, बिजनेस चल कहां रहा है ये मैटर नहीं करता। एक काम करो, इतने पॉइंट्स पढ़ के यहां से लेकर यहां तक मेरे को एक बार बताइए कि आपको ये सारी लैंग्वेज क्लियर है, और अगर क्लियर हो जाए थम्स अप कीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फटाफट से थम्स अप कीजिएगा। हर जगह पे वर्ड मे लिखा है, यानी हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसी एक चीज को देखकर नहीं डिसाइड कर सकते कि बस उसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में अगर तो हम उसको बोल देंगे कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से है, ऐसा नहीं कर सकते। तो थोड़ा इट इज मोर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यू नीड टू सी द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है, इट में वेरी। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। काफी बच्चों के थम्स अप आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलते हैं आगे, चलते हैं लाइफ में आगे। आगे सुनिएगा सर, आपने हमें इंडिविजुअल में ये सिखाया था कि अगर तो इंडिविजुअल रेजिडेंट बन गया तो हम आगे दो कंडीशंस चेक करते थे, ROR और NOR वाली, जनरली। हालांकि मैंने ये भी सिखाया कि कई जगह पे नहीं भी चेक करते, वो मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं, बहुत बार बता चुका। क्या HUF में भी सर हम आगे अगर वो रेजिडेंट बनी दो कंडीशंस चेक करेंगे? जी हाँ, यानी in other words what I am trying to say, an HUF may be a resident or sorry may be an ordinary resident or a not ordinary resident, यानी कि इनकी भी एडिशनल कंडीशंस चेक होंगी। यानी अगर एक HUF
रेजिडेंट बनती है, अगर एक HUF रेजिडेंट बनती है इंडिया की, तो हम उसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लेंगे अगर उस HUF का कर्ता, सर ये नाम सुना सुना है, याद करिए, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, कर्ता। हाँ सर याद आ रहा है, जो फैमिली को, पूरा फैमिली बिजनेस रन कर रहा है, जो सारा का सारा जो लीडर है, आप एक तरह की कह सकते हो। कर्ता जो होगा HUF का, अगर वो नीचे लिखी 2 कंडीशंस पूरी कर देता है, हम उस HUF को ROR मान लेंगे उस प्रीवियस ईयर के लिए। और आपको देखकर ये अच्छा लगेगा कि जो 2 एडिशनल कंडीशंस हैं ये बिल्कुल वही हैं जो आपने इंडिविजुअल के लिए भी पढ़ी हुई हैं। 730 डेज और मोर ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर्स एंड पिछले 10 ईयर्स में से किसी भी 2 ईयर्स में वो इंडिया का रहा है रेजिडेंट। ध्यान रखिएगा, ये दोनों कंडीशंस आपने कर्ता की चेक करनी है। यानी जब आपने ये देखना है कि HUF का जो वो है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, वहां तो नॉर्मली हम देखते हैं पॉलिसी डिसीजन वगैरह कहां से लिए जा रहे हैं, हालांकि उसमें भी मेनली कर्ता को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि कर्ता ही अल्टीमेटली ब्रेन है पूरे के पूरे वेंचर का, ठीक है, क्योंकि वही लीड कर रहा होता है। बट स्टिल बेसिक कंडीशंस में एक्ट ने स्पेसिफिकली कर्ता का मेंशन नहीं करा, तो मैंने वहां पे कर्ता नहीं लिखा, वहां पे सिर्फ मैंने लिखा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर होली इंडिया में तो आप रेजिडेंट हो, अगर पार्टली भी इंडिया में तो आप रेजिडेंट हो, लेकिन अगर पार्टली इंडिया के बाहर है तो आप नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है। और अगर आप रेजिडेंट बनते हो HUF जी, तो आगे हम आपकी चेक करेंगे एडिशनल कंडीशंस। दोनों एडिशनल कंडीशंस हम कर्ता के लिए चेक करेंगे, अगर कर्ता ने एडिशनल कंडीशंस पूरी करी हुई हैं तो हम उस HUF को बना लेंगे ROR, और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन पिट गई तो आप रेजिडेंट तो रहेंगे लेकिन नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एग्जाम्पल नंबर 9 आपके लिए है आज का होमवर्क, और मुबारक हो, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF भी हो गया खत्म। एक काम करते हैं, आप घर पे पढ़ के आइए फर्म, AOP और BOI का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्म, AOP, BOI, इनमें ROR और NOR का कंसेप्ट नहीं है, इनमें सिर्फ या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। और यहां पे भी हम वर्ड देखते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर होली या पार्टली इंडिया में तो इसे हम रेजिडेंट मान लेते हैं, और अगर कंप्लीटली आउट ऑफ इंडिया है तो इसे हम नॉन रेजिडेंट मान लेते हैं, ठीक है। वही टेबल सेम आ गया जो आपने HUF में भी पढ़ा है, ठीक है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है, यानी कि या तो ये रेजिडेंट होंगे या ये नॉन रेजिडेंट होंगे। इनमें हम लोग ये नहीं देख, क्योंकि इसमें ना मुश्किल है बड़ा कि आगे फिर पार्टनर्स की कंडीशंस को ट्रेस करो या AOP BOI की मेंबर्स की कंडीशन को ट्रेस करो, इतना नहीं, बस कहते हैं फर्म में AOP BOI, इवन कंपनी में भी मैं आपको कल बताऊंगा कि या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। बल्कि आई शुड कंक्लूड कि ROR और NOR का कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 तरह के असेसीज के लिए एप्लीकेबल है, वन इज इंडिविजुअल, वन इज HUF, दैट्स इट। सर फिर हमें एक डाउट और आता है, अगर आप कह रहे हो कि इंडिविजुअल HUF में ही सिर्फ ROR और NOR का कंसेप्ट है, तो अगर मैं फर्म, कंपनी, AOP में बात करूं उसमें सिर्फ R और NR का कंसेप्ट है, तो फिर जो NOR की हमने टैक्सेबिलिटी पढ़ी थी वो NOR के हिसाब से होगी कि ROR के हिसाब से होगी रेजिडेंट की? समझ आ गया तो ठीक है, वरना आगे फिर समझाऊंगा। वैसे आंसर दे देता हूं जिनको समझ में आ गया। ROR की तरह टैक्सेबिलिटी होती है उस रेजिडेंट की, सारी टैक्सेबिलिटी ROR की तरह होती है। यानी अगर जिस असेसी में NOR का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आप रेजिडेंट बनते हो तो आपकी सारी टैक्सेबिलिटी ROR की तरह निकलती है। मैं इस पॉइंट को रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बच्चा पूछ रहा है सर अगर पार्टली इंडिया में और पार्टली बाहर हो, बेटा वही तो है पार्टली इंडिया पार्टली बाहर, उसी को तो पढ़ा रहा हूं। पार्टली इंडिया पार्टली बाहर, आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाते हो। इसका एग्जांपल पढ़िएगा, पार्टनरशिप फर्म वाले केस में ना हम लोग एक्टिव पार्टनर्स को देखते हैं, एक्टिव पार्टनर्स, क्योंकि जो डॉर्मेंट पार्टनर्स होते हैं, डॉर्मेंट पार्टनर को आप स्लीपिंग पार्टनर बोलते थे। स्लीपिंग पार्टनर कहाँ है? वो तो वैसे भी डिसीजन या कोई दिमाग नहीं लगा रहा, वो तो सो रहा है, ठीक है। लेकिन जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, अगर वो कुछ देर भी इंडिया में आके कंट्रोल वगैरह कर लेते हैं फर्म को, तो कंट्रोल पार्टली इन इंडिया हो जाता है और वो फर्म इंडिया की रेजिडेंट बन जाती है, वो फर्म इंडिया की रेजिडेंट बन जाती है। आप इसके बारे में एक बार पढ़ के देखिए। फिर मैं कल आपको कंपनी के बारे में भी पढ़ाऊंगा, और मैं ना कंपनी में एक चीज और बताऊंगा। कंपनी में भी ना पहले वर्ड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट लिखा हुआ था, पहले वर्ड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट लिखा हुआ था, कंपनी में भी ऐसे ही देखते थे। लेकिन कंपनी में फिर ये
थोड़ा 5-6 साल पहले फाइनेंस एक्ट 15, वैसे शायद 14 की अमेंडमेंट है, आप ये अमेंडमेंट ये काट ही देना, मतलब 14-15 के आसपास की अमेंडमेंट है, ठीक है। अब ये तो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है कब अमेंड हुआ था, तो उस टाइम पे इसको अमेंड कर दिया था कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वर्ड को, जो नया वर्ड लेकर आए थे। थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको कल समझाऊंगा, क्योंकि वो भी आपके सीए फाइनल के सिलेबस में ज्यादा डिटेल में आता है, इंटर में सिर्फ उसका एक ओवरव्यू है, ठीक है। तो देखते ही देखते हमने इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, इन सबके रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म कर दिए। कहाँ तो आज सिर्फ हम कह रहे थे इंडिविजुअल को हुआ, अभी एचयूएफ भी उड़ा दी, फर्म, एओपी, बीओआई, यानी अब मेजर आपका सिर्फ कंपनी रह गया। बल्कि मैं काम और कहता हूं, आप घर पे ये भी पढ़ लो, लोकल अथॉरिटीज एंड एजेपी, लोकल अथॉरिटीज एंड एजेपी इनका भी सेम है, सेक्शन 6(4) में इनका भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना होता है, होली और पार्टली, सेम टेबल बन गया, होली इन इंडिया रेजिडेंट, होली आउट ऑफ इंडिया नॉन रेजिडेंट, पार्टली रेजिडेंट, सेम। सिर्फ अब कंपनी का स्टेटस रह गया आपका, सिर्फ अब आपका कंपनी का स्टेटस रह गया, बाकी सारे रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म हो गए। सर 15 मिनट में पासा ही पलट गया पूरा। जी हाँ, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, इन सब का स्टेटस कंप्लीट हो गया, सिर्फ रह गया आपका कंपनी का, जिसे हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।